दोस्तों 384 बीसी में जन्मे एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था, बी ए फ्री थिंकर एंड डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग एज अ ट्रुथ। मतलब किसी भी ऐसी जानकारी को इसलिए ट्रस्ट मत करो क्योंकि बहुत सारे लोग उसको वैसा ही मानते हैं। मतलब इस दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया होना चाहिए। मतलब इसी नज़रिए को कहते हैं फिलॉसफी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक कंप्लीट ब्रीफ लेसन दूंगा, थोड़ा बहुत मतलब अगले एपिसोड के लिए भी कुछ बचाऊंगा। और मैं इसमें आपको कुछ मूल या कुछ नैतिक जानकारियां दूंगा जिससे आपको एक समझदारी बिल्डअप हो सके कि दर्शन क्या है। आज हम जानेंगे दर्शन क्यों ऐसा है। वेस्ट की दुनिया में मानते हैं सबसे पहला फिलोसोफर, सबसे पुराना फिलोसोफर कब हुआ, उसका नाम है थेल्स। और कब हुआ? 6th सेंचुरी बीसी। ये जुम्मा 2800 साल पहले, सिर्फ 2800 साल पहले। मतलब अब सोचिए 370 करोड़ साल के जीवन के इतिहास में 2800 साल पहले पहला दार्शनिक पैदा हुआ। पश्चिमी भारत का दर्शन हमसे तो उनसे बहुत प्राचीन है। और भारत में 6th सेंचुरी बीसी में बुद्ध और महावीर अपना दर्शन दे रहे हैं, और वो इसके खिलाफ दे रहे हैं। वैदिक उपनिषद दर्शन के विरुद्ध उनका संशोधन करना चाह रहे हैं। इस समय से कम 1000 साल पहले हमारे पास वेद और उपनिषद का दर्शन विकसित रूप में आ चुका था। लेकिन आप 1000 साल और पीछे कर लेंगे, 1500, 1600 बीसी, 2000 बीसी मान लेंगे, जो आजकल के रिसर्चेस आमतौर पे इंडिकेट कर रही हैं, तो भी तो दर्शन का कुल इतिहास हमारा 4000 साल पुराना है। और ये इसीलिए है कि 10,000 साल पहले पहली बार वो परिस्थितियां बनी कि हमारी क्षमताएं भी थी, स्थितियां भी बनी, चिंतन हल्का हल्का शुरू हुआ और आगे चल के बहुत बढ़िया फिलॉसफी के रूप में डेवलप हुआ। साइंस भी आई। भारतीय परंपरा में हम देखते हैं साइंस भी, वहाँ ग्रीक परंपरा में देखते हैं। दुनिया में 2 स्थान दर्शन और विज्ञान के विकास में सबसे सफल साबित हुए, एक भारत, एक यूनान। बेबीलोनियन में भी है, मिस्र में भी है, लेकिन विज्ञान का ज़्यादा दर्शन का यूनान और भारत में ही दिखेगा आपको, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर चिंतन की परंपरा थी, विमर्श की परंपरा थी, रोक टोक नहीं थी। हर व्यक्ति सोचे, गहरा सोचे, इसकी आज़ादी उस समय दी गई। सबको ना भी दी गई हो तो वैचारिक आज़ादी एक तरफ मिल गई। वहाँ भी नहीं सबको मिली, यहाँ भी नहीं सबको मिली, लेकिन जिनको मिली ठीक से मिल गई। इसलिए आपको यूनान में उस समय कौन दिखेगा? पार्मेनाइडिस दिख जाएगा, हेरेटाइटिस दिख जाएगा, या जिसको मैथ्स में दिख जाएगा पाइथागोरस। उसी समय का व्यक्ति है पाइथागोरस। और उसको सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। हेरोडोटस जो है इतिहास का सबसे व्यक्ति मानते हैं, उस समय का व्यक्ति है, क्योंकि वहाँ विशेष रूप से एथेंस नाम के एक शहर में ऐसी परंपरा थी। भारत में ऐसी परंपरा रही, इसलिए दर्शन का विकास इतना धूमधाम से हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ। प्राचीन काल में दिखता है, क्योंकि जिन जिन समाजों ने चर्चा की संस्कृति को प्रमोट किया, वहाँ वहाँ विज्ञान का दर्शन खूब तेजी से बढ़े। और इसलिए ईसा पूर्व 600 के आसपास, पश्चिम के आसपास, उसके 1500 साल आसपास आपको दर्शन का विकास ठीक से नजर आने लगता है। इसलिए ऐसी बातों में मत आइएगा कि हमारा दर्शन तो 10 लाख साल पुराना है, हमारा दर्शन तो 380 करोड़ साल पुराना है। ऐसी सब कल्पनाएं हैं, आस्थाएं, भावनाएं हैं, कुछ लोगों की भावनाएं हैं। किसी की भावनाएं तो अच्छा है, मैं उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप सोचने के स्तर पे आएंगे, पर आपको समझना होगा सच कहाँ है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। अब यह है कि दर्शन किन प्रश्नों का जवाब देता है। आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे मन में। आपका पेट ठीक ठाक तो भरा हुआ है, फुर्सत है, दिन में 2 घंटे मिली जाती होगी, तो थोड़ी बहुत चैटिंग करने के बाद फुर्सत तो रहती होगी ना आपके पास में। उसे मन में सवाल आता ही होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मरने के बाद बचूँगा कि मर ही जाऊँगा। अच्छा, एक मरना वो होता है, एक इस उम्र में बार बार मरते हैं किसी के लिए, वो होता है। ये दोनों मरना समान होता है, अलग अलग होता है। पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, पिछले जन्म में तुम क्या थे, अगले में तुम क्या बनोगे, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं ना।
कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो ढूंढते भी हो। तो फिलॉसफी में इन्हीं सब चीज़ों का जवाब है जो आप खुद से ढूंढ सकते हो अगर आप सही मायने में विचारक बनते हो, चिंतक बनते हो। ठीक है। जो उस समय के बुद्धिमान थे वो ऑब्जर्व करते थे दुनिया को, चिंतन करते थे, कल्पनाएं करते थे, और वहाँ से जो भी सोचा वो फिलॉसफी हो गई। आगे चल के क्या हुआ, कुछ कुछ विषय बनने लगे, फिजिक्स बना, केमिस्ट्री बना, बायोलॉजी बना। जो विषय अपने आप में इंडिपेंडेंट थॉट आ गया वो साइंस में चला गया, और जो साइंस नहीं सोच पाती है वो अभी भी फिलॉसफी में ही है। और इसलिए फिलॉसफी में जो सबसे मज़ेदार ब्रांच है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। हिंदी में इसका नाम है तत्व मीमांसा। आप शब्दों के कठिनाई पे मत जाइए, ये जानबूझ के मुश्किल शब्द रखते हैं, आम आदमी इसकी तरफ देखे ही ना, लेकिन चीज़ें बहुत आसान होती हैं, नाम मुश्किल होते हैं। मेटाफिजिक्स का मतलब है फिजिक्स के परे। फिजिक्स एक विषय के रूप में भी जहाँ तक फिजिक्स ने रिसर्च कर ली, जो नहीं रिसर्च कर पाया वो मेटाफिजिक्स। या फिजिक्स बोलेगा दुनिया एटम से बनी है, आप बोलेगा हाँ ठीक है, आगे बोलो। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। अब ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन घुमाया किसने, ये मेटाफिजिक्स है। जहां फिजिक्स जाए वहां तुम सुनते रहे आगे दाग दो, वो मेटाफिजिक्स है। उसके बियॉन्ड किसने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घुमाया, किसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ठीक से बिठाया। अब आप बोल दीजिए कि ये ईश्वर ने किया है, ये परम तत्व ने किया है, या अपने आप हुआ है, सर्वप्रथम ने किया है। अलग अलग फिलोसफी में अलग अलग उत्तर है, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का बेसिक काम ये बताना है कि सब कुछ कैसे हुआ, कैसे बना सब कुछ। मेटाफिजिक्स की अपनी मैं बात करूं, इसी में आमतौर पे जो फिलोसफी के दीवाने होते हैं इसी में ही होता है इनके दीवानों का ज़्यादा रुझान। बाकी वो तो लोगों को नींद आती है। और मेटाफिजिक्स के अंदर 3 प्रश्न सबसे गहरे होते हैं, याद रखना। एक ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी सृष्टि विज्ञान या सृष्टि मीमांसा, और कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस से बना है। दूसरा है थियोलॉजी। थियोलॉजी इसको आप कह सकते हैं ईश्वर मीमांसा। आपको हिंदी अनुवाद सुन के आपको आइडिया हो ही गया होगा। तीसरा है साइकोलॉजी। आप सोचेंगे अरे ये तो अलग सब्जेक्ट होता है। नहीं, साइकोलॉजी अलग विषय बनने से पहले फिलॉसफी में ही आता था, सब सेट है। नेचर दोनों के अलग है थोड़े से। मेटाफिजिक्स का मूल प्रश्न है दुनिया अंततः क्या है, किस चीज से बनी है, जितना डाइवर्सिटी है कहाँ से है। तो इसमें गहराई में भी नहीं जाओ, लेकिन शुरुआती समय है। लेकिन 3 मूल प्रश्न है। पहला, ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे बनी, बनाई गई या अपने आप बनी। बनाई गई तो किसने बनाई, किस चीज से बनाई। जिस चीज से बनाई अगर वो पहले से थी तो इसका मतलब बनाने वाले के पास कुछ तो कमी थी। और क्यों बनाई, पर्पस क्या था बनाने का, क्या कभी खत्म होगी। तो कुछ ने कहा एटम से बनाया। ध्यान रखना, साइंस के एटम की व्याख्या से कम 1000 साल पहले कई फिलोसोफर्स कह चुके हैं कि दुनिया एटम से बनी है। भारत में न्याय दर्शन बहुत पहले कह चुका था। पश्चिम में अगर आपने नाम सुना होगा, डेमोक्रेटिक लूसीफर जो एक दार्शनिक थे, बहुत पहले कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। उनके एटम्स की समझ थोड़ी सी अलग थी। जो साइंस ने एटम बताए वो थोड़े से अलग थे, लेकिन वो कह चुके थे। ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, इन सब का प्रश्नों का उत्तर है कॉस्मोलॉजी। फिर जो ईश्वर को मानते हैं, कुछ धर्म है जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे जैन धर्म नहीं मानता, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। कुछ और धर्म जैसे एक चाइना में लाओ त्से का ताओ धर्म है, चाइनीज परंपरा है, वहाँ ईश्वर का धर्म वैसे नहीं है। कन्फ्यूशियस की धर्म में ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे धर्म ईश्वर को मानते, जो वेदांत परंपरा है। वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म ये मानता है, सिख धर्म मानता है।
और तीनों सेमेटिक धर्म है, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, तीनों ईश्वर को मानते हैं। तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके सामने ईश्वर से जुड़े सारे प्रश्नों के बारे में जो बातचीत होती है उसको वो बोलते हैं ईश्वर मीमांसा। ईश्वर है या नहीं है, तो कितने हैं और उसका स्वरूप क्या है, क्या हम उसके गुणों से व्याख्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सड़गुण है कि निर्गुण है, पर्सनलिस्टिक है कि इम्पर्सनलिस्टिक है, मैच्योरलिस्टिक है, ऐसे बहुत सारे मोशंस है ईश्वर के। फिर ईश्वर है तो अगर संसार में है या संसार के परे है। संसार में है तो संसार से अलग कैसे हुआ, अलग है तो संसार के लोगों का दुख सुनता कैसे है, या वो संसार में भी है संसार में से परे भी है। इन सब कंसेप्ट्स के नाम अलग अलग हैं। जैसे ईश्वर अगर संसार से परे है इसको डाइथीज्म कहते हैं, संसार में है तो इसको पैंथीज्म कहते हैं, संसार में भी है अलग भी है तो इसको पेनेंथीज्म कहते हैं। इन सब के नाम अलग अलग हैं, पर लोगों ने बहुत फुर्सत से इस पे विचार किया है कि किन किन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। तो ये सारे सवाल ईश्वर के बारे में। तीसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना। देखिए फिलॉसफी का सबसे गहरा सवाल तो यही है कि मैं कौन हूं। अहम ब्रह्मास्मि सुना होगा, एक बॉडी है हम सबके पास, वो तो मर जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन लोग ये नहीं कहते कि मेरा हाथ लंबा है, मेरे शरीर का वजन इतना है, मेरा वजन इतना है, तो मैं क्या चीज है, सेल्फ। तो कुछ लोग कहते हैं शरीर आने जाने की चीज है, आत्मा है, समझिए ऐसा कुछ। इसी को उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तक कहा गया है, जहां ब्रह्म और आत्मा को तत्वमसि कह के एक बताया गया। एक धारणा है कि हम आत्मा है। और ये सारे सवाल क्यों पैदा होते हैं कि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, इमोशंस। और सोचने वाला काम, इमोशन वाला काम, महसूस करने वाला काम ना आंख कर सकती है, ना नाक कर सकती है, ना कोई शरीर का अंग नहीं कर सकता, बॉडी नहीं कर सकती, ऐसी एक धारणा है। अगर बॉडी सोच नहीं सकती तो कोई तो है जो सोच रहा है। वो जो सोचने वाला है वो कौन है? और इसी थीम पे सोचते सोचते पश्चिम का एक दार्शनिक हुआ, पोजिटो अर्गोत्सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये आपने सुना भी होगा, टी शर्टों में लोगों पे लिखा भी होता है, लोग पढ़ते नहीं है लेकिन लिखा होता है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो बेचारा डेकार्ड्स सन 17th सेंचुरी का दार्शनिक, न्यूटन के समय का, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सोचना चाह रहा हूं, बॉडी नहीं सोचती है। कोई तो सोच ही रहा होगा, जो सोच रहा है वही मैं हूं, वही आत्मा है। सुन के लोगों को भी अच्छा लगता होगा, आत्मा तो फाइनली होती ही है, ऐसा लोगों को लगता है, मजा आता होगा सुन के। लेकिन इसके बाद कंप्यूटर भी तो विकसित हो गए, और कंप्यूटर के सीपीयू में देखा होगा आत्मा तो नहीं लगाई जाती, हार्ड डिस्क होती है, और उसमें क्या क्या होता है तो पता ही है, एल्गोरिदमिक कुछ होता ही होगा, अर्थमेटिक लॉजिक की यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, और वो सीपीयू और उसके पार्ट्स बिना आत्मा के गणितीय सवाल भी सॉल्व कर देते हैं, रीजनिंग भी बढ़िया हमसे कर लेते हैं, अब तो लैंग्वेज भी करने लग गए हैं, उनकी मेमोरी भी हमसे शार्प हो गई है। हम तो बोल भी जाते हैं, वो तो बोलते भी नहीं है। हमें याद है तो भी कई बार निकाल नहीं पाते, बार अरे यार 1 मिनट को याद नहीं आ रहा, एग्जाम के बाहर निकल के याद आ जाता है। कंप्यूटर में तो ये भी नहीं होता है, जो है खटाक से हमें उनको याद आ जाता है। उनका तो ये भी है कि मेमोरी ज़्यादा होगी, कंप्यूटर में तो हार्ड डिस्क बाहर निकाली और भर ली, बाद में फिर अंदर ले आए। हम तो ये भी नहीं कर सकते, फिर वापस लेके आ गए, बाहर ही निकल गया तो हमारा तो निकल ही गया, काम खत्म। अब कंप्यूटर के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत तबाही है। मनुष्य एक ही भरोसे पे चल रहा है पिछले 20-25 सालों में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर ले, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकती, इमोटिव तरीके से नहीं सोच सकती। इन दावों की हवा 10 साल बाद तो निकल ही जाएगी, अभी निकलने लगी है, अभी तो निकल भी गई है, ऐप्स आ गए हैं कितने सारे। अब तो कुछ ऐसी ऐप भी आ गई हैं, देखा होगा आपने, मैंने एक ऐप देखी थी, एक AI पता नहीं क्या था उसका नाम था, आपको पता ही होगा। ऐसी ऐप आ गई है कि आपको कहानी भी लिखनी हो, क्रिमिनल कहानी लिखनी हो, सनसनीखेज वाली,
वो इंडेक्स में लिखोगे कि ऐसी कहानी लिखनी है, ये कैरेक्टर का नाम है, ये हत्यारा होना चाहिए, ये पुलिस वाला होना चाहिए, अब एक कहानी सोचो, एंटर कर दो, 3-4-5 सेकंड में एकदम बढ़िया कहानी आ जाती है। चैट जीपीटी शायद उसका नाम था। हाँ, ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं तो और क्या है। बहुत तबाही आने वाली है आने वाले समय में। जितना हमको लगता है हम लोग बहुत यूनिक टाइम के लोग हैं, हम कुछ नहीं है, हमारी औकात कुछ नहीं है। तुम बस एक होमो सेपियंस हो और कुछ नहीं। हमारे पूर्वज बंदर थे और उनके भी पहले के पूर्वज पेड़ पौधे थे। हमारा विकास उसी तरीके से हुआ। डार्विन थ्योरी देखना। जब फिलॉसफी की पूरी स्टडी हम करते हैं तो इसको बोलते हैं मन क्या है, बुद्धि क्या है, मस्तिष्क क्या है, प्रज्ञा क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है। इच्छाओं और विवेक के बीच के जो द्वंद्व हैं, एक तरफ लस्ट है, डिजायर है, उसे कंट्रोल करने वाला सुपर ईगो है। ये द्वंद्व क्यों होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, इन सब की स्टडीज को एक बात में, वाक्य में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। इसी में आत्मा को लेके बात होती है। इसमें जैसे भारत है, जैसे 9 दर्शन में 7 दर्शन आत्मा को मानते हैं। बौद्ध दर्शन बोलता है आत्मा नहीं होती। तो क्या होता है भाई, सोचते कैसे भाई? तो सरल भाषा में कहें तो जैसे तार के अंदर जो करंट है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, ठीक वैसे ही आत्मा नहीं है। चेतना एक प्रवाह में रहती है, एक फ्लो में रहती है, कोई वस्तु नहीं है। उनका भी काम चल गया। चारवाक जो धर्म है उनका तो अलग ही रहता है। उनसे किसी ने पूछा भाई आत्मा क्या होती है? कुछ नहीं होती। तो चेतना प्रवाह ये भी कुछ नहीं होती, ऐसा बोला। सोचता कौन है? शरीर ही सोचता है। शरीर ही ऐसे गुणों से युक्त है कि उनमें चिंतन के गुण विकसित हो जाते हैं। लोगों ने इतना मजाक बनाया, हमने खुद मजाक बनाया, लेकिन कंप्यूटर के विकास के बाद लगता है कि ये सही ना साबित हो जाए। अगर भौतिक वस्तुओं से बना कंप्यूटर भी सोच पा रहा है तो भौतिक शरीर क्यों नहीं सोच सकता? कम से कम सोचने का एक तरीका तो है। वो ठीक यही सब थॉट प्रोसेसेस पश्चिम में भी है, अलग अलग दार्शनिक हैं, वहां भी लगभग एक जैसी बातें, यहां भी सोच रहे वहां भी सोच रहे हैं। और आत्मा को लेकर भारत के लोगों का विश्वास बहुत गहरा है। नैनम छिंदम ते शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदंत त्यापो न शशति मारुता। सुना है आपने? गीता में इसका जिक्र है। आत्मा अजर है, अमर है। शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकते इसको। अमर है, नित्य है। लेकिन साइकोलॉजी में हर तरह की धारणा है, भारत की, पश्चिम की, उन सबको पढ़ने का रिवाज है। आप समझ पा रहे हैं दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है? तो हम समझेंगे इस चीज को। अब देखिए, फिलॉसफी में जो सबसे रोचक ब्रांच है मेटाफिजिक्स। आजकल के जो नए लोग हैं, मेटाफिजिक्स में बात करना समय खराब करना है, क्योंकि हम कितनी भी ताकत लगा लें इसके बारे में कुछ जान नहीं सकते। इसलिए सबसे प्रिय दार्शनिक जो थे मेरे थे इमोनियल कांट, जर्मनी के 18वीं सेंचुरी के दार्शनिक हैं। एक नॉस्टिज्म का इन्होंने जांच लिया, जिसका आगे है हम जान ही नहीं सकते। हम ईश्वर के बारे में जान ही नहीं सकते। हम जान ही नहीं सकते तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो? छोड़ो, आस्था का सवाल है। यदि आप ईश्वर को मानना चाहें शौक से माने, ना मानना चाहें शौक से मत माने। लेकिन दूसरे पे टीका टिप्पणी मत करो, दूसरे को परेशान मत करो। तो क्यों मानते हो भाई? उसकी मर्जी। और वो भी आपको परेशान ना करे, तू क्यों नहीं मानता, तू नास्तिक है, तू गंदा आदमी है भाई, ऐसा भी मत करो। उसकी चॉइस है भाई, सबकी अपनी चॉइस है। तत्वमीमांसा के बाद दूसरा आता है जो उसकी ब्रांच है, उसको बोलते हैं इपिस्टेमोलॉजी। नाम बहुत मुश्किल है, तनाव मत लेना। हिंदी में इसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ये फिलॉसफी की ब्यूटी देखनी है तो यही चीज है, किस गहराई पे जाके हमें देखना होगा। तो और बाकी तो बहुत प्यारी प्यारी ब्रांचेस हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। या थोड़ा सा टेंशन का मामला रहता है, इसको भी हम सीखेंगे। इपिस्टेमोलॉजी जो शब्द है, इसका शब्द मतलब है, इपिस्टेम का मतलब है ज्ञान, लोगस का मतलब है जानने का प्रोसेस। जैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे
ब्रह्मांड का, ये तो बात की बात है। पहले ये तो चेक कर लें कि ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस ठीक है कि नहीं। तो ज्ञान प्राप्त करने के प्रोसेस को लेके क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, दुविधाएं हो सकती हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ। जैसे कोई आपसे कहे तुम्हें पता है एक आदमी को उड़ते हुए देखा, सबूत क्या है? ऐसे नहीं मानेंगे। ये ज्ञान मीमांसा चल रही है, यही ज्ञान मीमांसा है, समझना। इसका मतलब है प्रमाण मांग रहे हैं। ज्ञान मीमांसा में एक प्रश्न है प्रमाण, प्रूफ क्या है, एविडेंस। वो बोलेगा मैंने अपनी आंख से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अब जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं नहीं मानूंगा। इसका सरल सा मतलब है आप केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, शब्दों को प्रमाण नहीं मानते हैं। शब्द मतलब दूसरे के कथन को प्रमाण नहीं मानते हैं, खुद देखेंगे तो ही मानेंगे। तो उसने कहा ठीक है, कल तुम भी चलो, हम भी दिखाएंगे उड़ता आदमी। आपने देखा, सच में उड़ता आदमी देख लिया। अब आप परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो गया? आप बोलोगे कुछ तो ट्रिक है इसके पीछे। कभी कभी आप खोज की ट्रिक निकाल लेंगे, कभी कभी ट्रिक नहीं खोज पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं वही मानूंगा जो मुझे परसीव होता है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन खतरा तो उसमें भी है, गलतफहमी हो सकती है। एक शब्द होता है इल्यूजन, एक होता है एल्यूसिनेशन। इल्यूजन भ्रम होता है, एक्स के बदले वाई समझ लिया। ऐसा कई बार होता होगा आपके साथ। दो जुड़वा भाई, दो जुड़वा बहनें, एक से आपका इश्क चल रहा हो, ये बहुत खतरा होता है कि आप उसके दूसरे भाई या बहन के पास जाके ऐसी ऐसी बातें बोल देगी। ऐसा सोचा जा सकता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि परसेप्चुअल एरर हो गई ना, भ्रम हो गया ना। जब आपको लगा एक्स है तब तो था वही। और केवल एनिमल्स पे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और हेल्यूसिनेशन कब होता है? जब आप हाईली इमोटिव स्टेट में हो, बहुत इमोशनल, या कुछ रसायन का सेवन किया होगा। रसायन समझ रहे हो, केमिकल्स, कुछ केमिकल्स। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी क्षमताएं आ जाती हैं जो वैसी नहीं होती हैं। तो आपको उड़ता हुआ आदमी भी दिखता है, एक मंजिल बड़ा मुर्गा भी दिख जाएगा। और ऐसे ऐसे जोक्स आते हैं कि एक आदमी शराब पी के नाले में गिर गया, तो वहाँ पे उसने कोई उसकी पूंछ पकड़ ली किसी जानवर की, और बोल रहा है अरे चिंटू की माँ, आज तुमने चोटी नहीं की, चोटी कर रखी है। ऐसा भी तो हो सकता है। उसको तो एग्जैक्ट यही लग रहा है वो अपने घर में है, लेकिन वो तो है दूसरे के घर में, कीचड़ में है, गटर में है। जिनका वो घर है वो वहाँ होगा। तो अगर हम मानते हैं प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, तो प्रत्यक्ष में भी तो कुछ हो सकता है, धोखा हो सकता है। एक हेल्यूसिनेशन भ्रम इसीलिए तो होता है ना कि या तो यहाँ गड़बड़ हुई, या यहाँ हुई, या किसी रसायन के चलते गड़बड़ हुई। इस बात को मान ले तो आप जो कुछ भी देखते हैं, मानते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सही हो। फिलॉसफी तो इसी लेवल पे जाके बात करती है, साइंस उस लेवल पे बात नहीं करती। साइंस का एक सिस्टम बना हुआ है, फिलॉसफी उस सिस्टम के पीछे चला जाता है। जैसे साइंस पूरा इस बात पे टिका है कि कार्य कारण नियम, कॉजिशन प्रिंसिपल इस दुनिया में काम करता है। हर कार्य का एक कारण होता है। ये प्रिंसिपल साइंस के लिए एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब मूलभूत निष्कर्ष है, जिस पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। फिलॉसफी इस पे भी सवाल खड़ा करता है कि कैसे मान ले कि कार्य कारण नियम एग्जिस्ट करता ही करता है। और इस पर तो कुछ लोगों ने इतने, मतलब भारत में न्याय दर्शन ने इस पर खूब काम किया, कई दर्शन ने काम किया, बौद्ध ने बहुत काम किया। पश्चिम में ह्यूम नाम के दार्शनिक ने सवाल खड़ा कर दिया। उसने कहा हर कार्य के पीछे कारण होता है, ये सिर्फ एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी इतनी ही है जैसे आपने 100 कबूतर देखे, काले थे, कबूतर काला आता है। जिस दिन एक सफेद दिखेगा सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी ही लेजिटिमेसी है कारणता नियम की। ये जो सारे प्रश्न हैं कि हम जो जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, प्रूफ है, एविडेंस है कि नहीं है, बुद्धि की भूमिका कितनी है, यानी माइंड की भूमिका कितनी है, रीजनिंग की कितनी भूमिका है, कितना परसेप्शन प्रत्यक्ष की भूमिका है,
इनकी मिक्सिंग कैसे होती है, भ्रम क्यों होता है, इल्यूजन क्यों होता है, हेल्यूसिनेशंस क्यों होते हैं, हमारा निष्कर्ष गलत क्यों निकलता है, रीजनिंग में गलती क्या होती है, लॉजिक में फेलिसिस कब होती है, कौन सी त्रुटियों से हमारे समाज या व्यक्ति के फैसले गलत हो जाते हैं, इस पूरी ब्रांच ऑफ नॉलेज को बोलते हैं। बहुत बात नहीं करेंगे, ये एकेडमिक ज़्यादा है, आम आदमी की रुचि वाला मामला थोड़ा कम है। तो एक हो गया मेटाफिजिक्स, एक हो गया एपिस्टेमोलॉजी। जो तीसरी ब्रांच है उसके लिए एक शब्द चलता है एक्सियोलॉजी, लेकिन हम दो शब्दों पे गौर करेंगे। एक्सियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्यों के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज के बारे में। इसके दो ब्रांचेस बेसिकली चलती हैं कि इथिक्स, इसका आपने नाम सुना होगा, ये तो आईएएस के सिलेबस में भी आता है। एक होता है एस्थेटिक्स। आप कम से कम कुछ ऐसे प्रश्न सुनेंगे आप, अरे बाप रे, ये बात तो कब से हमारे दिमाग में चल रही थी। एथिक्स था नीति शास्त्र, एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता का अर्थ। तो एथिक्स का मतलब ये है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन से नैतिक नियम ठीक है, कौन से गलत हैं, क्या नैतिक मूल्य समय के साथ बदलने चाहिए और वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज चेंज होने चाहिए। झूठ बोलना पाप है, पर किसी को बचाने के लिए झूठ बोले तो तब तो पुण्य हो जाता है। क्या नैतिक नियम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए या इसको रिजिड होना चाहिए। ये सब जो प्रश्न है वो एथिक्स का सवाल है। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य, क्या पैसा है, पावर है, यश, पद, प्रतिष्ठा है, उससे बड़ा कोई उद्देश्य है, सबसे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, ये एथिक्स का सवाल है। शुभ क्या है, व्हाट इज गुड इन लाइफ, ऐसी क्या चीजें हैं जो अपने आप में अच्छी हैं, जिनको अच्छा होने के लिए किसी भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। जैसे पावर अपने आप में अच्छी नहीं है, पावर का ठीक यूज करेंगे तो अच्छा है, मिस यूज करेंगे तो बुरी चीज है। क्या ऐसा भी कुछ है जो अपने आप में अच्छा है, अगर है तो उसके पीछे हम सबको दौड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीजें एथिक्स की दुनिया में पढ़ी जाती हैं। एस्थेटिक्स में एक सबसे गहरा सवाल आपने सुना होगा, आप सुनते होंगे कि सुंदरता तो देखने वालों की आंख में होती है ना। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, ये बहुत प्रसिद्ध कथन है। तो किसी को देख के आपको लगा होगा ये बहुत सुंदर है, और फिर किसी ने कहा ये ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स ऑफ आइज। ऐसा चलता है, आप लोग की उम्र में, हमारे उम्र में ये हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं तो ये सब बातें होती रहती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है ना। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविस्टिक एस्थेटिक या एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म, कि हर व्यक्ति अपनी नज़र में सुंदरता को समझता है। अगर सुंदरता आपकी आँख में थी ही तो उसके देखने की ज़रूरत क्या थी, आँख में लिए घूमते रहते, तब तो कुछ नहीं हो रहा था बिना उसके देखे। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सुंदरता आँख में नहीं होती, उस व्यक्ति या वस्तु में है जिसको देख के आपका दिल या दिमाग कहता है वो सुंदर है। इसको एस्थेटिक ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। एक तीसरा एस्थेटिक का कल्चरलिज्म, कहते हैं कुछ सुंदर है या नहीं ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में पैदा हुए हैं। वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगा क्या सुंदर है, क्या कुरूप। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है वो सुंदर होगी, और भारत में और सुशील सुंदर सब कुछ, और भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी। हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छी ड्रेस के रूप में देखा है। नॉर्थ ईस्ट के देशों में, ये जो मिडल ईस्ट के देश हैं, वो हिजाब या बुरखे वाली महिला है वो सुंदर मानी जाएगी। सुंदरता ना वस्तु में ना देखने वालों की आंख में है, देखने वालों की आंख में है भी तो अपनी आंख थोड़ी होती है, कल्चर ने बनाई है उसकी आंख। तो हमारी आंख, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमारी आंख हमारी आंख है। हमारा नज़रिया नहीं होता है। हमारे नज़रिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है, वो बहुत थोड़ा सा ज़ीरो के आसपास ही होता है, मतलब शायद थोड़ा सा उसके ऊपर निकल जाए लेकिन ज़ीरो के आसपास ही है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका चला है, हम दूसरे फिलॉसफी में हिस्ट्री ढूंढ लें, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, सब कुछ। इसका मतलब उस विषय का सबसे गहरे प्रश्नों को समझना, विश्लेषण करना। जैसे हिस्ट्री पूरी पढ़ने के बाद पूरा मुश्किल प्रश्न है, व्हाट इज हिस्ट्री, दिस इज फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को डिफाइन कर पाना।
इतिहास किस नज़रिए से लिखा जाएगा, इसको डिफाइन कर पाना, ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। ऐसे फिलोसफी ऑफ साइंस होती है, फिलोसफी ऑफ रिलीजन होता है, हर चीज़ की फिलोसफी होती है, फिलोसफी की फिलोसफी भी हो सकती है। लेकिन अब मेरी तरफ से ये सब बातचीत यहीं पूरी होती है, और मैं अगला एक ऐसा ही लेसन बनाऊंगा, अगले ही बेचैन कर देने वाले प्रश्नों का मैं जवाब लेकर आऊँगा।